नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा जो परीक्षा वाणी की सामान्य अध्ययन की सीरीज प्रारंभ की गई है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ये आज उसमें चौथा लेक्चर है। इससे पहले के 3 लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले उन 3 लेक्चरों को देख लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो श्रृंखला एक क्रमबद्ध रूप में आपको प्रस्तुत की जा रही है चैप्टर वाइज। इसलिए आप लोग पहले लेक्चर से देखना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर, और जो भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको क्रमवार चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ का जो चैप्टर है वह है मौलिक अधिकार, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास दी गई है? तो आइए देख लेते हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को हमारे संविधान ने यह शक्ति प्रदान की है कि वह भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है उसे लागू करवा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि? चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पहला है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये तीनों जो इसमें दिए गए हैं कथन, ये तीनों कथन सत्य हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के बारे में प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो मौलिक अधिकारों में किस वाद द्वारा संशोधन का अधिकार हमें प्रदान किया गया? वह है केशवानंद भारती वाद। बहुत ही फेमस वाद है ये। क्या था, कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19A के तहत इसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं आश्वासित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो इसमें से कौन कौन से अधिकार हैं जो कि भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, यानी
भारत में विदेशी भी रहते हैं, तो विदेशियों को उपलब्ध नहीं, केवल नागरिकों को उपलब्ध है। ऐसा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 2, 3, 4। तो 2 यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 3 है आपका देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, और डी है चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये तीनों अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक मूल अधिकार है। किसमें? तो यह है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में यह हमारा मूल अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15 के 4 और 16(4). अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में यह प्रावधान अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? वह है समान आवास का अधिकार। यह अधिकार हमारे संविधान के मूल अधिकारों में नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कैसा है? यह वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीले हैं, या फिर कठोर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह वाद्य योग्य है। ठीक है, यानी आप मौलिक अधिकारों के यदि आपके उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप वाद दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 एक व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। यानी दोहरे दंड का मतलब क्या कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, और इसके साथ ही साथ स्व अभिशंसन मतलब कि आपको अपने खिलाफ गवाही स्वयं से गवाही नहीं दिलाई जा सकती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? तो ये फिर एक कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है, यह क्या हो गया है? एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें से कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? वह है आपका सी, यानी सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित
किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसे किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा समाजवाद को? तो इसे पढ़ा जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। तो ये 2 अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? अभी आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। ये प्रावधान किस में है? यह प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 में, यानी ये प्रावधान है कि कोई भी अभियुक्त स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, इसमें से कौन सा अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार ये सभी नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान किसे किसे मान्यता देता है? यानी 2 रूप से भारतीय संविधान में 2 प्रकार से अल्पसंख्यक माना जाता है लोगों को। एक धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक माना जा सकता है और दूसरा भाषायिक रूप से। ठीक है, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है कोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 14 में यह समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कूट भी भरना है। हाँ, इसके साथ साथ कूट भी भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा सी, यानी 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4, यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये कुल मिला जुला के 14 से लेके 18 तक आपका समानता का अधिकार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो ये किसने सक्षम किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, यानी संविधान की जो ए, बी, सी, यानी ये है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, इन तीनों को जब हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बना देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भूभाग में घूमने बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या फिर संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
यानी संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह देश के गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार। ठीक है, तो यह विभेद का प्रतिषेध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। अच्छा, किसके अंतर्गत वर्गित किया गया है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 किस में है? 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, तो उसी के अंतर्गत ये समता के अधिकार के अंतर्गत ये वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद किस में है अंतर्निहित? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे अनुच्छेद 19 दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड अ में दिया गया है। ठीक है, ये इसमें क्या दिया गया? प्रेस की आज़ादी को इसी के अंतर्गत अंतर्निहित माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ठीक है, चलिए अगला इसका कथन देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा पहले बता दें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 3। तो पहला आंसर ये हो जाएगा कि यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और तीसरा हो जाएगा यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पारसियों को ये हिंदू शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि अभी आपने उन्होंने देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये वक्तव्य हैं और इसके साथ इनके कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 तथा 2 ये सही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो 1 तथा 2 सही, यानी यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी राज्य कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके विरुद्ध ये एक गारंटी है, और दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इनमें से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मीसा ये जो है ये सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि बाकी सभी इसमें से सामाजिक अधिनियम प्रदान किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल इसमें से जो कथन 2 दिया गया है यही सही है। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, यह बात सत्य है। और इसमें से जो ये दिया गया है कि अनुच्छेद 300 का यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार के दर्जा प्राप्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? वह है आपका बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह विदेश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 16 से लेकर 40 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यह संविधान के नागरिकों को और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो फोर्थ स्टेट या फिर चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि की बढ़ती सहकारिता संस्था। ठीक है, किसी क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था को हम चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा। यानी भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र ये के चार्टर द्वारा, ये तीनों के द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अधिकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। यानी अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। जैसा कि मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा परिवर्तित कर संपत्ति के अधिकार को निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो या इस लेक्चर सीरीज से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।